Hello friends, we are going to talk about today a new chapter, that is reproductive health. So let us begin with the chapter. Now here we have already completed the chapter of reproductive system, human reproduction. And in this chapter we are going to talk about what is reproductive health और हम reproductive health को कैसे maintain कर सकते हैं. अगर maintain ना करें तो इसकी क्या effects है. तो we will be talking about all these things. So now first of all हम define करते हैं कि what is mean by reproductive health. तो as you can see over here that reproductive health is physical, emotional and behavioral healthness. तो अगर कोई physically, emotionally और behaviorally, right? Physically, emotionally, behavioral वे से अगर हेल्दी है रिप्रोडक्टिव पॉइंट से तो हम उसे कहेंगे कि वो हेल्दी है. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ फिजिकली और फंक्शनली हेल्दी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेकेंड उसका बिहेवियर और इमोशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में होता है, वो सोसाइटी के लिए एक बॉदरसम कंडीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए. वो एक नॉर्मल और हेल्दी बिहेवियर होना चाहिए. बिकॉज हमें पता है कि ये बिहेवियर हमें डिफाइन करता है सोसाइटी के अंदर. तो वो सोसाइटी में अगर सोशली भी हम देखें उसका बिहेवियर और इमोशनल इंटरेक्शंस जो होते हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, वो एक हेल्दी होना चाहिए. देन फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजीज है हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. तो ऑलरेडी हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम विद हेल्प ऑफ इट्स ओन काइंड बेबीज प्रोड्यूस, एंड उसकी वजह से हर कपल चाहते हैं कि उनको बच्चे हो. तो लास्ट 50 years में हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड. यस, I would like to highlight the word over here, that is exploded. तो literally population क्या हो गया बेटा? It is exploded. It has increased to a greater extent. Further, गवर्नमेंट इसके लिए क्या किया है? तो गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो स्टार्ट किया है 1951 से. इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? कब से स्टार्ट किया है? 1951 से. तो तब से क्या चेंजेस आए हैं, क्या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स. तो भाई व्हाई इज दिस प्रॉब्लम क्रिएटेड, क्यों पॉपुलेशन इतना बढ़ा जा रहा है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस. जितनी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि लोग यू नो दैट कितनी सारे ऐसे मिस थॉट है सोसाइटी में कि लाइक अगर लड़की है तो वो नहीं चलेगा, लड़का ही होना चाहिए. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करें तो उसमें भी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई कहीं ना कहीं व्हाट वी कैन से दे आर नॉट केयरफुल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. वी आर टेकिंग एवरीथिंग सो लाइटली. सो वो अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन. बहुत सारे हम लोग की जो कल्चरल वैल्यूज है देखने जाएं तो कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ ना कुछ सुपरस्टिशियस में भी बिलीव करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसमें भी एक मिथ और मिसकंसेप्शन है. जैसे कि इफ अ फीमेल इज अंडर अ पीरियड कंडीशन, जैसे मैं आपको क्लास में भी बताया करती थी कि अगर लड़की अगर पीरियड्स में है तो उसे किचन में जाना अलाउड नहीं है, उसे खाना बनाना अलाउड नहीं है. एक्चुअली वो क्यों है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? एक्चुअली हम वो इसलिए नहीं अलाउ करते हैं कि भाई उसकी कंडीशन खराब होती है, उसको पेट में दर्द होता है, इसलिए अलाउड नहीं है. उसकी जगह पे हम उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई किचन में अलाउड नहीं है, ये नहीं अलाउड है. बट उसकी फिजिकल कंडीशन उस टाइम पे उसे मूड स्विंग्स होते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए उसे अलाउड नहीं करना चाहिए. ना कि उसको कितनी बार तो उसे बेड पे नहीं सोने देते, पतली सी जगह चादर पे सोने देते हैं किसी कहीं कहीं जगह पे. सो दैट इज ऑल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत ज्यादा है, जिसे हम बहुत कॉमन अकरेंस है, जिसे हम सीरियसली नहीं कंसिडर करते. इलीगल फीमेल फिटिसाइड. फीमेल फिटिसाइड का मतलब क्या हुआ कि हम
जो फीमेल होती है, फीमेल चाइल्ड होता है, उसको वी नो दैट उसका ज्यादातर क्या किल किया जाता है, वो बच्चे को किल किया जाता है कि भाई फीमेल जो होती है वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, ऐसे सोच के भाई बेटे हैं तभी चलेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी। अब कुछ कपल्स होते हैं वो कोजेनाइटल, कोजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि माँ की कोख से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि माँ की कोख से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होके वो उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कोजेनाइटल। कोजेनाइटल का मतलब होता है सिंस बर्थ, पैदाइशी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे कहेंगे कोजेनाइटल इनफर्टिलिटी। और दूसरा वर्ड है एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी। एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी का मतलब होता है ये अगर किसी को पैदा हुआ वो बंदा तब सब सही था, लेकिन फिर बाद में ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन या तो फिर कोई प्रॉब्लम हुआ, या तो फिर लाइक यू कैन से ओवरी या फिर टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फीमेल अगर मेल है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, तो हम कहेंगे कोजेनाइटल और अक्वायर्ड इनफर्टिलिटी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही, उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स है स्कैर्सिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सारे प्रॉब्लम्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि जिससे हम ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। जैसे कि अवेयरनेस नहीं है तो भाई अवेयरनेस लाओ। हम ये चैप्टर स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सेक्स एजुकेशन स्कूल में बहुत जरूरी है। यू आर द कमिंग यूथ्स ऑफ द नेशन, ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको पूरे क्लियर कट आइडिया है व्हाट इज सेक्स, व्हाई सेक्स एजुकेशन इज गिवन इन द स्कूल, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक तरह की नेक्स्ट जनरेशन को अवेयर करने के लिए ये पढ़ा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये आप यहाँ पे सेफ रहोगे। तो इस वजह से स्कूल के लेवल पे ही सेक्स एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। To prevent and control sexually transmitted disease through proper guidance and information। कि अभी जो ऐसा कि एड्स है तो हमें पता है कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, लेकिन हमें क्यों पता है? क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है। वरना कितने लोग ऐसे जिन्हें पता भी नहीं है कि एड्स क्या है, और वो कहीं ना कहीं फिर दे गेट इनटू द डिसीज, दे बिकम द वेक्टर, और फिर वही उसे स्प्रेड करने लगते हैं। तो उसकी प्रॉपर गाइडेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की। दूसरा होता है कि अगर हम ये सब चीजें जानते हैं कि भाई सेक्सुअल अब्यूज का इल इफेक्ट्स क्या है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेक्सुअल अब्यूज जैसे कि रेप, जैसे कि आपको पता ही है कि लाइक नाउअडेज फीमेल आर नॉट सेफ बिकॉज रेप के केसेस बनते ही रहते हैं। तो इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, राइट। नेक्स्ट होता है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस रखना, तो वो गलत है। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, अगेन रेप, यू कैन से मोलेस्टेशन एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो उसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन रखना। अब अगर सोसाइटी की हेल्थ को हमें ऑल ओवर हेल्दी रखने तो कौन से प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट? वी कैन से द फर्स्ट प्रोग्राम इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो भाई वी नो दैट वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग 1 or 2 चाइल्ड एज अ फैमिली, जितनी फैमिली छोटी रहेगी उतना बेटर रहेगा। और दूसरा जो व्हाट यू कैन से प्रोग्राम जो कंडक्ट हो रहा है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट के कि भाई कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट है अब क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं? तो स्ट्रेटेजीज में है सबसे पहले बैन ऑन एमनियो सेंटेंसेस। एमनियो सेंटेंसेस क्या है? तो ये मैं आपको एक अलग से लेक्चर में समझाऊंगी। बेसिकली ये एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करके, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो फिटस के आजू बाजू में होता है यूटेरस के अंदर, उसे कलेक्ट करके सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो उस पर अभी बैन लगा दिया गया है कि वो हम यूज, ये मेथड हम सेक्स डिटर्मिनेशन के वो यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे कितने सारे कपल्स जान लेते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल है तो फिर वो फिटिसाइड हो जाता है, फीमेल को मार दिया जाता है।
तो उस पर बैन लगा दिया गया है, ओनली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एजुकेशन, हर एक हेल्थ एज ग्रुप को एजुकेशन होना बहुत जरूरी, एजुकेटेड होना जरूरी है ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझ सके, क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो उसमें है उसमें भी हमें इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हमें हेल्थ सेंटर्स रखने चाहिए ताकि हम इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स है उसे डायग्नोस कर सके। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये क्या होता है कि जैसे कि बच्चे बॉर्न होते हैं तो हम उन्हें इम्यूनाइज करते हैं, जैसे कि बीसीजी की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, अभी वो यू माइट बी नोइंग कि अभी वो 2 बूंद जिंदगी वाला चल ही रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि चाइल्ड को इम्यूनाइज किया जाए, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग की जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली साइज, तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगी वर्ड को हेल्दी फैमिली साइज। What do you mean by healthy family size? छोटा फैमिली, फैमिली एकदम स्मॉल साइज होना चाहिए ताकि उसे एक अच्छी तरीके से बड़ा किया जाए और उसे क्या कह सकती हूँ कि उसे वो हर नीड जो उसकी ज़रूरत है वो अच्छे से सप्लाई की जाए। जितनी बड़ी फैमिली होती है उसकी नीड्स उतनी ही बड़ी होती है, हो सकता है कि वो हम सेटिस्फाई ना कर पाए, सो इट इज़ बेटर टू हैव अ स्मॉल हेल्दी फैमिली साइज। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लेकिन पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हम गवर्नमेंट के थ्रू बन रही है। हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अवेयरनेस। अभी गवर्नमेंट भी काफी एडवर्टाइजमेंट से, पहले कैसा होता था कि अगर हम बात करें कि भाई कॉन्डम्स क्या है तो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते थे, राइट, कॉपर टी क्या है, फिर प्रेगनेंसी किट्स जो प्रेगनेंसी को एनालाइज करने, लेकिन अब एनालाइज करने के लिए यूज होती है, लेकिन अब क्या है कि अब एवरीथिंग इज शोन ओपनली, अब हम लोग ओपनली डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये चीजें क्या हैं, इसका यूज कैसे करना है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यही चीज पे एफर्ट लगाती है कि हर चीज, हर इंफॉर्मेशन एक लो लेवल तक, जो लो लेवल का मतलब होता है जो अनएजुकेटेड क्लास जो होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है वहां तक भी पहुंचना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको एडवर्टाइजमेंट से समझाओ, मीडिया से समझाओ, प्रिंट मीडिया से समझाओ, तो ताकि लोग अवेयर रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज एक स्टूडेंट है और अगर उसको सेक्सुअली रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो सबसे अच्छी चीज है कि उसका पेरेंट ही उससे इतना क्लोज रहे और उसके साथ सब कुछ डिस्कस कर ले। नेक्स्ट अगर हम कहें तो इफ अगर उस चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो उसके पेरेंट्स से ही इस चीज के बारे में डिस्कस करे, या तो फिर अपनी टीचर से डिस्कस करें या रिलेटिव से, फ्रेंड से, मतलब एक ओपन हेल्दी डिस्कशन कर सकें। ये स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हमारे यहाँ, जैसे कि अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुएशन है तो मेंस्ट्रुएशन को हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो कल्चर मेंटेन करके रखा है, लेकिन वो एक हेल्थ रिलेटेड इशू है या हेल्थ रिलेटेड स्टेज है तो उसे ओपनली हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का रोल बहुत ही मैटर करता है। सेक्स एजुकेशन is given in school so that right information can be given. Proper information of sex organs, adolescence, adolescence का मतलब होता है puberty, और puberty पे जो कुछ भी body में changes आते हैं वो सबको आते हैं, so it is very normal to see or observe that changes. Safe hygienic sex practice, sexually transmitted diseases के ये सब चीज के बारे में एक proper information होनी चाहिए ताकि कोई misguide ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो बर्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बर्थ कंट्रोल नहीं किया तो पॉपुलेशन विल बी एक्सप्लोडिंग, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लोडेड बट इट विल एक्सप्लोड मच मोर, और उसे स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रीजंस कि हमें पहले तो बर्थ को क्यों कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना डिमांड और सप्लाई का मैटर भी फ्लक्चुएट होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ
इम्प्रूव होगी, अगर बर्थ कंट्रोल होगा तो बेटर लिविंग कंडीशंस मिलेगी, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रूव हो जाएगी, सबको वो अवेलेबल हो सकती है। अगर स्मॉल फैमिलीज है तो जैसे मैंने बोला कि उन्हें बेटर व्हाट यू कैन से इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल मिल सकती है, तो इट इज बेटर टू हैव अ स्मॉल फैमिली। इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, जितने यूथ है वो अच्छे से बड़े होंगे और हेल्दी होंगे, तो रिप्रोड्यूसिबल एज पीपल वेल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी तरह से इंक्रीज होगी। और अगर हम बर्थ कंट्रोल करते हैं तो जो मदर्स की जो डेथ रेट होती है, जैसे कि अगर किसी एक लेडी ने बहुत सारे बच्चे दिए तो नेचुरली उसकी हेल्थ इफेक्ट होती है, वो वीक हो जाती है। और एक बच्चा या दो बच्चे हैं तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। तो अगर हम बर्थ कंट्रोल के बारे में थॉट लगाते हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर की डेथ रेट डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन मतलब कम होती है, और मदर भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा होता है, सो I'll tell you about this is MMR। MMR फुल फॉर्म याद रखना, इट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है IMR। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या, जो नए बच्चे बॉर्न हुए हैं उनको भी नरिशमेंट अच्छा मिलेगा क्योंकि फैमिली छोटी है, उनको हर चीज की जो रिक्वायरमेंट है उनको हेल्थ प्रोपोर्शंस में अच्छा मिलेगा, तो उनकी भी डेथ रेट कम होगी और एक हेल्दी सोसाइटी हम बना सकते हैं। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो अगेन हमें क्या करना है, वही चीजें रिपीट है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। One child norm is to be adopted by all the family. Increase in the marriageable age group of for female, that is 18 years, and for male it is 21 years. It is something really important. You just remember this word, increase in the marriageable group. Okay, जो भी marriageable age group के लोग होते हैं उनकी एज में मतलब फीमेल की 18 साल कर दी गई है और मेल की जो है वो कितनी कर गई है, 21 years। तो भाई इतना क्यों किया, why it is done this way? अब अगर हम पास्ट में जाएं तो यू नो दैट चाइल्ड मैरिजेस होती थी, लड़की 12-13 साल की होती थी और लड़का भी समथिंग 14-15 years का होता था। अगर वही एज में शादी हो जाती थी और बच्चे भी उनके भी जल्दी आ जाते थे, तो क्या होता था ना कि वो 18-19 के होते थे तब तक उनको 2-2 बच्चे होते थे। तो अभी क्या हो गया है कि अगर फीमेल 18 years की है और मेल 21 years के हैं और उनकी शादी होती है तो कुछ एज जो शादी की है वो मतलब लेट हो रही है, राइट। इनफैक्ट अभी तो आप देखो तो 28 और 30 पे भी शादियां होती है, तो इट इज समथिंग गुड, ताकि उतने इयर्स जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं वो उसमें से माइनस हो जाते हैं और चाइल्ड की प्रोडक्शन रेट कम हो जाती है। तो ये एक बेटर मेथड है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। और गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड कर रही है इंसेंटिव्स टू द स्मॉल फैमिली, जैसे कि अगर किसी के घर में एक गर्ल चाइल्ड है तो उस गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन फ्री किया जाता है ताकि फीमेल फेटिसाइड ना हो। इट इज अ प्रमोटिंग, इट इज अ एनकरेजमेंट टू द अदर फैमिली कि अगर छोटी फैमिली है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, दैट वी विल सी नेक्स्ट। सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, मतलब एक बर्थ कंट्रोल मेथड है तो वो कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी बंदा वो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहा है वो उसे इजीली यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए। सेकेंडली वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब उसका इफेक्ट 100% होना ही चाहिए, राइट, नो साइड इफेक्ट। नॉट इंटरफियर विद सेक्सुअल एक्ट, राइट, इट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल एक्ट, मतलब उसका जो सेक्सुअल प्रोसेस है, जो इंटरकोर्स की प्रोसेस है, उसके साथ उसका कोई साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी में कोई हिंडरेंस नहीं आना चाहिए। दैट काइंड ऑफ वी कैन से दैट एक कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या कि उसे यूज करने से कोई परमानेंट बॉडी में चेंजेस नहीं आने चाहिए कि भाई अभी यूज किया तो चलो ठीक है,
अभी बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर बाद में बच्चे होने चाहिए, ताकि रिवर्सिबल का मतलब क्या कि ऐसा ना हो कि उसकी इफेक्ट हो वो टेम्पररी हो जाए, और या तो ना साइड इफेक्ट हो तो उसकी बेटर है, या तो फिर बिल्कुल भी ना हो साइड इफेक्ट, या तो फिर कम साइड इफेक्ट हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। सो नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल मेजर्स और कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन की टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या, वो कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं देता, एंड दीज आर द मेथड्स विच आर मोस्ट वाइडली यूज। उसमें जो पहला आएगा हम पढ़ेंगे नेचुरल है, सेकेंड आएगा उसमें केमिकल मेथड्स भी होती है कि कुछ केमिकल्स यूज करके भी व्हाट वी कैन से कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी अचीव्ड। तो कुछ मेथड्स होती है वो होती है केमिकल मेथड्स। फिर कुछ मेथड होती है वो होती है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। और इसमें से बाकी की होती है परमानेंट मेथड। परमानेंट मतलब एक बार अगर वो चीज हो गई तो उसकी रिवर्सिबिलिटी, मतलब आप अगर चाहते हो कि वापस वो उसमें ऐसा कुछ हो कि वापस बच्चे होने शुरू हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सर्जिकल होता है, ये सर्जरी से किया जाता है, दैट इज वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। हम टाइप्स देख लेते हैं। नेचुरल मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये एक ओवरव्यू है। इसकी 3 टाइप्स होती है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेक्स्ट, नेचुरल मेथड्स में, केमिकल मेथड्स में 3 टाइप्स होगी। स्पर्मिसिडल, जिसमें हम देखेंगे क्रीम, जेलीज एंड फोम्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है, जो टैबलेट्स के फॉर्म्स में होती है। इम्प्लांट्स देखेंगे हम। नेक्स्ट है मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, कॉन्डम्स, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स होंगे और वॉल्स होंगे। सो इस बारे में हम पढ़ेंगे। 5th होगा आईयूडीज, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये मैकेनिकल बैरियर मेथड्स हुई। और अगर हम परमानेंट मेथड्स की बात करें तो हमने देखा ही है कि उसमें हम स्टडी करेंगे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। तो ये सब एक बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर 4, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जिसमें हमने देखा कि टेम्पररी और परमानेंट और उनकी सब टाइप्स, विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. So this is all about this lecture. Thank you.